हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 22 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारे पहली न्यूज प्रिविलेज पैनल को लेकर है। अब हुआ क्या, दरअसल राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के इशू को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। उनका ऐसा मानना है कि कुछ 12 एमपीज जो हैं वो वेल में आके नारेबाजी कर रहे थे और जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब जो हाउस का जो प्रिविलेजेस है उसको वो वायलेट कर रहे थे। तो इस पूरे मुद्दे को उन्होंने प्रिविलेज पैनल को भेज दिया गया। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनको मिलते हैं। और दूसरा जो पार्लियामेंट को अपने लिए मिलते हैं। मतलब कि मान लो कोई प्रोसीडिंग्स है, आपको लाइव दिखाना है, नहीं दिखाना है, या कौन सा पार्ट वो कट करना है, कितना आपको बाहर दिखाना है, तो वो सब कलेक्टिव राइट्स होता है, हाउस का होता है। तो वो हाउस का प्रिविलेजेस होते हैं। और कुछ एमपीज के प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि उनको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है कि आप जो भी मुद्दे उठाओगे, जो भी आप बात बोलते हो पार्लियामेंट में, उसके लिए आप पर किसी भी प्रकार का सिविल केस नहीं किया जा सकता। हालांकि आप जो भी बोलोगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बोलोगे। ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोलोगे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं का अनादर हो। इसके बाद एक फ्रीडम ऑफ अरेस्ट मिलता है, जिसमें कि जब सिविल केसेस में कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता पार्लियामेंट के लिमिट में। मतलब तो यहाँ पे 40 दिन का आपको एक पीरियड मिलता है। मतलब अगर पार्लियामेंट शुरू होने के 40 दिन पहले तक आपको सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जब तक हाउस एडजर्न नहीं हो जाता तब तक आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। बट क्रिमिनल केस में अलाउड नहीं है। क्रिमिनल केस में अगर आप पे एस्मा का कोई एक्ट लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कुछ लगा हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो आपको फ्रीडम मिला हुआ है ये सिविल केसेस के लिए आपको मिला हुआ है। आप अपनी ज्यूरी ड्यूटीज से एग्जाम हो सकते हो कि आप समझ लो किसी केस में विटनेस हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं पार्लियामेंट की अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, आपको एग्जामेशन दिया जा सकता है। तो ये सब स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं एमपीज को, ताकि वो अपनी ड्यूटी को बिना किसी डर के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी बात है वो पार्लियामेंट रखना चाहता है तो वो बेखौफ होकर अपनी बात रख सकता है, ताकि हमारे देश की डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट रह सके और इंक्लूसिव हो सके, ताकि सबको बराबर बोलने का मौका मिले और किसी भी प्रकार का उनको डर ना हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 और 122 का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें सांसद जो होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको इस आर्टिकल के थ्रू प्रिविलेजेस दिए गए हैं। और सेम केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है कि उनके मेंबर्स को, एमएलएस को और उनके हाउस को अब आर्टिकल 194 और आर्टिकल 212 के तहत उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जब भी उनके प्रिविलेजेस का वायलेशन होता है तब प्रिविलेजेस मोशन रेज किया जाता है। जब मिनिस्टर कोई गलत बयान कर देते हैं तो ये माना जाता है कि तो उन्होंने जो मेंबर्स के जो प्रिविलेजेस होते हैं उनका वायलेशन किया है। तो जो प्रिविलेजेस हैं वो, उसका जो सोर्स होता है वो कहाँ होता है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से मिलेंगे, आर्टिकल 105, 122। इसके बाद में कुछ लॉज होते हैं उससे आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ कन्वेंशन होते हैं, कुछ हाउस के जो रूल्स होते हैं उससे आप प्रिविलेजेस को डिराइव कर सकते हो। बट हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है, तो ये जो प्रिविलेजेस हैं इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक कानून अभी तक बनाया नहीं गया है। और इसके बाद कुछ कन्वेंशन हैं जो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो भी एज ए प्रिविलेजेस हम कंसिडर करते हैं। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था तो हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस होती हैं, जो कि सेमी जुडिशियल नेचर की होती है। मतलब आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट आप मंगा सकते हैं, प्रिविलेजेस लेके जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो ये कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, प्रिविलेजेस के इश्यूज को। यहाँ पर जो प्रिविलेजेस हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को तो मिलते हैं, बट कोई भी अगर हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट लेता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गया, या फिर कोई एक हाउस का मेंबर है जो मिनिस्टर है, वो दूसरे हाउस में जाके कुछ बात बोलता है, तो उन्हें भी सेम प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद अगर हम प्रिविलेजेस पैनल के मेंबर्स को देखें, तो जो लोकसभा में जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा में जो पैनल होता है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं बेसिक फैक्ट्स आता है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज यूपीआई और पे नाउ के इंटीग्रेशन को लेकर है। यहाँ पर यूपीआई जो है वो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है, और जो पे नाउ है ये सिंगापुर का एक पेमेंट सिस्टम है। तो हमारे लिए अचीवमेंट की बात यह है कि यूपीआई का फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री के पेमेंट सिस्टम के साथ में लिंकेज हुआ है। तो इंडिया का जो यूपीआई है वो सिंगापुर के पे नाउ के साथ में लिंक किया गया है। इसका मतलब सिंगापुर पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ में हम क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन जो पेमेंट फैसिलिटी है उसको हमने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद लॉन्च किया है। तो अगर हम सिंगापुर को देखें कि अगर सिंगापुर के साथ ही हमने ये इंटीग्रेशन क्यों किया है, तो इंडिया में जो रेमिटेंस आता है, जो सिंगापुर है वहां पर जो हमारे जो फॉरेनर्स रहते हैं, एनआरआई जो रहते हैं, वो इंडिया में जो पैसे भेजते हैं, तो टोटल रेमिटेंस में सिंगापुर अकेले 5.7% कंट्रीब्यूट करता है।
तो मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारा पैसा होता है, जो हमारे लेबर वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो वो पैसा भेजते हैं अपने घरवालों में, तो उसे रेमिटेंस बोला जाता है। उस रेमिटेंस में जो टोटल रेमिटेंस आता है, जो 5.7% होता है, वो सिंगापुर से आता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो बहुत सारा जो हमारा डायस्पोरा है, जो सिंगापुर में खासकर जो वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब वो ईज़िली अपना पैसा इंडिया भेज सकते हैं या फिर इंडिया से पैसे आपको सिंगापुर में ईज़िली आपको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब जब 2 लोग आपस में पैसे का एक्सचेंज करते हैं, तब इसे पर्सन टू पर्सन बोला जाता है। जब कोई पर्सन किसी दुकान वाले को या किसी कंपनी में अपना पेमेंट करता है, तब उसे पर्सन टू मर्चेंट बोला जाता है। तो इस इंटीग्रेशन से दोनों टाइप के ट्रांज़ैक्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो G20 के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो प्रायोरिटीज़ थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि कंट्रीज़ के बीच में जो पेमेंट सिस्टम होगा, उसको हम और ज़्यादा फास्ट रखेंगे, चीप रखेंगे और ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है, उससे जो ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, जो बहुत सारे मल्टीपल देशों के बीच में, वो ट्रेड बढ़ता है, बूस्ट होता है। तो G20 की ये प्रायोरिटीज़ थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आना। अगर हम यूपीआई की बात करें, तो ये एक टाइप का इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आईएमपीएस का टाइप ही है, जिसमें आप राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 आप कभी भी किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी जो सेंसिटिव बैंक डिटेल्स है, वो शेयर नहीं करनी पड़ती है। सिंगल आपके मोबाइल नंबर से सामने वाले का जो भी मोबाइल नंबर है, आप उसको अपने ऐप में डालो और सीधे आप पेमेंट कर सकते हो। इस यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इसे लॉन्च किया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक टाइप की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट से बनी थी, ठीक है? और ये जो अपना फंक्शन है, वो डिराइव करती है किससे? जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके अंडर ये काम करती है। और एनपीसीआई को मैनेज कौन करता है? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो सब मिलकर इस एनपीसीआई को ऑपरेट करते हैं। हालाँकि जो यूपीआई की जो सर्विस है, ऑलरेडी हम कई देशों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूके में इसका यूज़ हो सकता है, फ्रांस में यूज़ हो सकता है, यूएई में यूज़ हो सकता है, नेपाल में यूज़ हो सकता है, ओमान में हो सकता है, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, ठीक है? बहुत सारे कंट्रीज़ ने यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया है। हालाँकि अभी तक इंटीग्रेशन किसी देश के साथ नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम सिंगापुर के पे नाउ के साथ में हमारा इंटीग्रेशन हुआ है, बट इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एक्सटेंड करी गई हैं इन कंट्रीज़ में। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया यूपीआई को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ अनुभूति इंक्लूसिव पार्क को लेकर है। अब ये अनुभूति इंक्लूसिव पार्क क्या है? तो ये जो पार्क है, ये स्पेशली दिव्यांग लोग जो होते हैं, जो हमारी डिसेबल कम्युनिटी है, उनके लिए बनाया गया पार्क है। इसके हाल ही में जो आधारशिला रखी थी हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इसकी आधारशिला रखी। और ये जो पार्क बनाया जा रहा है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया जा रहा है। और ये जो पार्क जब बनेगा, तब ये वर्ल्ड का पहला ऐसा पार्क होगा जो पूरी तरीके से डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए ये पार्क होगा। इसे कौन बना रहा है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये पार्क बना रही है। इस पार्क में क्या-क्या फैसिलिटीज़ होंगी? टोटल जो 21 जो डिसेबल कम्युनिटीज़ है, क्योंकि हमारे देश का जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसमें 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आइडेंटिफाई कर रखी हैं। इन 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए टच एंड स्मेल गार्डन बनाए गए हैं, हाइड्रोथेरेपी यूनिट बनाई गई है, वाटर थेरेपी होंगी, एक इंडिपेंडेंट रूम होगा जिसमें मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है? एक माँ जैसा कक्ष होगा, रूम होगा जहाँ पर आपको अफेक्शन के साथ में ट्रीट किया जाएगा। अगर हम बात करें तो 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ताकि जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, उनके लाइफ को हम और ज़्यादा ईज़ी कर सकें, ताकि वो भी अपनी लाइफ को एक डिग्निफाइड तरीके से जी सकें। इसके लिए इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था 4%। हालाँकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी कई जगह से दिव्यांग पार्क है साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश में इसे बनाए हैं। तो ये जो पूरा फैक्ट हो गया अनुभूति इंक्लूसिव पार्क को लेकर, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि इंक्लूसिव इंडिया के लिए ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल हमारे इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंबोज, उन्हें अब यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का 62nd जो सेशन होने वाला है, उसका हेड बनाया गया है। तो इसलिए ये बॉडी न्यूज़ में है। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर हम यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये 1946 में बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पार्ट है। मतलब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की टोटल 9 फंक्शनल कमीशंस होती हैं। उनमें से ये एक है यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को सोशल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देती है। और इसका काम क्या है कि जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन देना। तो इस कोपेनहेगन डिक्लेरेशन में ये डिसाइड किया गया था कि जो हमें पॉवर्टी है, वो जल्द से जल्द खत्म करना है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि बेरोज़गारी और पॉवर्टी जो है, उसे खत्म किया जा सके। तो ये जो पूरा कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है, ये इसी बात को लेकर था। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से है, जो कि 1945 में बनी थी। इसका काम क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशन की जितने मेंबर्स कंट्री है, उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव लेती है, रिकमेंडेशन देती है, पॉलिसी चेंजेस लाती है, ठीक है? तो ये उसका बेसिक फंक्शन है।
तो ये बेसिक फैक्ट हो गए यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स से पूछा था। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो ऑप्शन क्या है आपके पास में? इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन, सेकंड है मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, थर्ड है सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, फोर्थ है अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, आप अपने ऑप्शन पहले पढ़ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज क्या है कि डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के सुपीरियर वर्च्यूज क्या हो सकते हैं, तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए। डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स नहीं। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसमें जो लोगों के पार्टिसिपेशन की बात, ना कि सिर्फ पार्टी के वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में सुपीरियर इंडिविजुअल डायनेमिज्म एंड विजन। ठीक है, तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में भी, बट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल्स, नॉट अबाउट लीडरशिप। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अगेन ये लीडरशिप के ऊपर है क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। तो ऑप्शन क्या बचा आपके हाथ में? ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। कि जब डेमोक्रेसी कैसे सक्सीड होती है, जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, अपना वोट देते हैं, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, अपने डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, ठीक है, एक कंसेंसस पे अराइव होते हैं हम लोग, तब जाके हम बोला जाता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट है। तो यहाँ पर जो मैन एंड वुमन होता है, जब सब लोग अपना मिलकर इंटेलिजेंस और अपना कैरेक्टर शो करते हैं कलेक्टिवली, तब इसे हम डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यूज बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हो करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।